हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉइल, मृदा। और ये हमारे जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि हम इस पूरे टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि परिभाषा देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है मृदा की, क्या होती है सॉइल। इसके बाद हम देखेंगे कि मृदा निर्माण में कौन कौन से तत्व उपयोगी हैं, जो कंपोनेंट पाए जाते हैं। कंपोनेंट, वो कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं मृदा के, जो सॉइल होती है, जो हमारी मिट्टी होती है, उसका जब फॉर्मेशन होता है, जब वो निर्माण होता है, तो उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पे मृदा परिच्छेदिका, जिसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, कि हमारी सॉइल बनती कैसे है, कि किस 3 लेवल होते हैं, 4 लेवल, जिससे हमारी सॉइल बनती है, कैसे बनती है, ये पूरा फॉर्मेशन देखेंगे। और इसके बाद हम चौथे पॉइंट पे हम देखेंगे प्रभावित करने वाले जो कारक, की मृदा को कौन कौन से जो कारक हैं, जो कौन कौन से चीज़ें हैं हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे अर्थ पे, जो मृदा को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ठीक है। और फिर हम कुछ प्रोसेस हैं, जैसे लीचिंग हो गई, जिसे निच्छालन बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस है, ठीक है, जो देखी जाती है। और केशिका क्रिया हो गई, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। साथ ही साथ में ये भी देखेंगे केमिकल बेस पर जो हमारी सॉइल है उसको 2 टाइप की होती है। एक तो आपकी अम्लीय होती है, एसिडिक सॉइल होती है, एक आपकी क्षारीय, जिसे बेसिक सॉइल बोलते हैं। तो हम इनको भी देखेंगे, क्या एसिडिक, और इनको कैसे, जब कोई सॉइल एसिडिक ज़्यादा हो जाए तो उसको कैसे हम सही करते हैं, क्या चीज़ उसमें मिला के उस मिट्टी में कि हम उसको बेस पे या न्यूट्रल लाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं हर एक, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आपके स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो, और भी एग्ज़ाम है जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो है भारत में कितने टाइप की सॉइल्स पाई जाती हैं। तो भारत, ये भी हम देखेंगे। तो भारत में कितने टाइप की सॉइल्स पाई जाती हैं? 8 टाइप की जैसे सॉइल्स पाई जाती हैं। कौन सी सॉइल, उनकी विशेषताएं क्या हैं, कि जैसे हम बात करें एलुवाइल सॉइल, तो क्या विशेषता है इसकी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कैसे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम इन पे भी जिक्र करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं, सॉइल क्या होती है। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें कि सॉइल होती क्या है, डेफिनेशन यहाँ पे परिभाषा की बात करें कि सॉइल क्या होती है, तो सबसे पहले ये जान लो कि सॉइल आपकी जो पाई जाती है, जैसे हम बता चुके थे कि आपको कि अर्थ हमारी इंटरनल पार्ट बताया था, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड है। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये क्रस्ट कहलाता है, भूपर्पटी कहलाता है। और भूपर्पटी में भी 2 होते हैं, एक तो आपकी अपर क्रस्ट के बारे में बात की थी मैंने, एक आपकी लोअर क्रस्ट के बारे में बात की थी। ये लोअर क्रस्ट, ये अपर क्रस्ट है, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी। तो जो ऊपरी भूपर्पटी होती है, जिसे हम अपर क्रस्ट बोलते हैं, यहाँ पर आपकी क्या पाई जाती है, सॉइल देखने को मिलती है। तो आपसे सबसे पहले अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बन भी जाए या कुछ भी, कि जो हमारी सॉइल पाई जाती है हमारे अर्थ में, वो कहाँ पे जो उपजाऊ जो, तो वो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आपको मिलेगी ऊपरी भूपर्पटी में, अपर क्रस्ट में देखने को मिलेगी। अब हम बात करें क्रस्ट की बात, तो ये क्या होती है, जो
कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कुछ कार्बनिक पदार्थ, अब इन्हीं कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलके आपके कुछ चट्टानें होती हैं, चट्टानों के कुछ कण होते हैं, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लेना। तो इन्हीं कार्बनिक पदार्थों के साथ चट्टानों के कुछ कण होते हैं, जो सेल पार्टिकल या रॉक पार्टिकल होते हैं, जिन्हें कहते हैं हम चट्टान होती हैं, उनके कण होते हैं, चट्टानों के कण। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये सारे मिलकर ही क्या करते हैं, सॉइल बनाते हैं। ये सब मिल जाते हैं, तो इन सबके मिलने पर ही हमारी क्या बनती है, सॉइल। अब हम बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ की। तो इन सब के मिलने पे भी सॉइल बनती है। अगर हम यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ की बात करें कि कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं हमारी सॉइल फॉर्मेशन में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कार्बनिक पदार्थ, तो उनकी बात करें तो ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे आपके प्लांट्स हैं, पौधे हैं, आपके एनिमल हैं, जानवर हैं, और भी जीव हैं जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोबैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव होते हैं, तो इन सब से क्या होता है, ये कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे प्राप्त होते हैं। इन्हीं सबसे कार्बनिक पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे। क्या होता है, जब पौधे, या जैसे हम बात करें पौधे हैं या जीव जंतु हैं, या जब ये क्या होते हैं, सड़ गल जाते हैं, इनके सड़ गल जाने से क्या बनता है, जो पदार्थ बनते हैं उन्हीं को कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। देखो अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं यहाँ पे। देखो मान लिया ये प्लांट है, प्लांट से कुछ लीव्स गिरी, कुछ पत्तियाँ गिरी, कुछ पत्तियाँ गिरी, और कुछ लकड़ी भी होगी प्लांट्स पे, वो भी गिरी। अब ये ज़मीन पे गिरी, पड़ी रही, और गिरने के बाद काफ़ी समय तक ये पड़ी रही, और यहाँ पे क्या, ये सड़ गल गई। इस लेवल तक सड़ गल गई कि इसकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर सॉइल की परत दर परत ऐसे चढ़ती चली गई, और ये जब सड़ गल जाती है और इस पर परत दर परत चढ़ जाती है, तो क्या होता है कि ये तब्दील हो जाती है, किसमें, कार्बनिक पदार्थ में बदल जाती है, ठीक है। ये किस में तब्दील हो जाती है, ये कार्बनिक पदार्थ में तब्दील हो जाती है। तो इसी को कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ कैसे बनते हैं, जब हमारे पौधे, जानवर या सूक्ष्म जीव के अवशेष सड़ गल जाते हैं। सड़ गल जाने से उनकी पहचान करना भी कठिन हो जाता है, ठीक है, एक टाइप से। तो वो क्या है, उन्हीं को कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, और इन्हीं से हमारी मिट्टी बनती है। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप, ठीक है। अब यहीं पे एक टर्म और आता है आपका, क्या, अभी हम चट्टानों की भी बात करेंगे। चट्टान क्या होती है, चट्टान के पार्टिकल्स होते हैं। जब हम अभी सॉइल प्रोफाइल की बात करेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे जो चट्टान रॉक्स होती है, वो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से अंदर ही, अर्थ के अंदर ही रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से वो बड़ी चट्टान क्रैक आने लगते हैं, टूटने लगती है, फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में इस टाइप से टूटती रहती है, टूटती जाती, कई सारे स्तर में तब्दील होती है, इसके बाद सॉइल में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सॉइल के बनाने में काम आती हैं, ठीक है। एक टर्म और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ह्यूमस, जिसे कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस की बात की जाए, जैसे हम बात करें जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, जो आपके जीवाणु होते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जब ये जीवाणु जो मिट्टी में पाए जाते हैं, तो मृत जीवों को जीवाणु क्या करते हैं, ये जो भी मृत जीव होते हैं, मृत जीव हैं, अब लिविंग थिंग में तो आपके प्लांट भी आ जाते हैं, ठीक है। तो मृत जीव हैं, मृत जीवों को सड़ा गला देते हैं। इनको क्या करते हैं, इन मृत जीवों को सड़ा गलाकर, जब ये सड़ गल जाते हैं, सड़ा गलाकर, अब ये जब मृत जीव सड़ गल जाते हैं, तो इनके सड़ गल जाने पर अब ये, तो ये
सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जब ये मृत जीव ये सारे जो ये होते हैं सड़ गल जाते हैं, सड़ गलने के बाद, अच्छा पूरी तरह से नहीं सड़ गलते हैं, थोड़ा बच जाते हैं, आंशिक रूप से कह सकते हो, तो ये क्या करते हैं, ये आपके किस में तब्दील हो जाते हैं, सड़ गल जाने के बाद ये आपके डिकम्पोज हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, अपघटित, जिसे कहते हैं डिकम्पोज। जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं तो गहरे भूरे रंग में ऐसे चेंज हो जाते हैं और इसी को ह्यूमस कहते हैं, इसी को ह्यूमस कहते हैं। एक बार अच्छे से और समझ लो, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख ले रहे हैं ह्यूमस क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप समझ लो कोई सूक्ष्म जीव है, कोई सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव क्या करता है कि जब कोई, आपसे अभी हमने बात की थी कार्बनिक पदार्थ कैसे बनते हैं, तो जो प्लांट्स हैं या कि जो पत्तियां हैं पौधों की, और या उनके अवशेष हैं, या कोई जानवर एनिमल है, या कोई और भी जीव हैं, जब वो मर जाते हैं, मरने के बाद पड़े रहते हैं, तो उनके जो अवशेष बचते हैं, वो अवशेष क्या करते हैं, इन अवशेषों को ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज मतलब अपघटन, अपघटित करते हैं। अब इसमें बहुत सारे आपके बैक्टीरिया, ये सब बहुत सारे सूक्ष्म जीव देखने को मिलेंगे। तो जब ये अपघटित करते हैं तो ये पूर्ण रूप से अपघटित नहीं कर पाते, आंशिक रूप से अपघटित करते हैं, तो ये जो सूक्ष्म जीव के जो अवशेष हैं ये गहरे भूरे रंग में तब्दील होने लगते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जब डिकम्पोजिशन होता है इसका, खा पी के खाते हैं और गैस की फॉर्म में, इस सब की फॉर्म में क्या करते हैं, अवशेष क्रिएट करते हैं डिकम्पोजिशन में, तो इसी को कहते हैं क्या, ह्यूमस। और ह्यूमस होती है वो सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल जो मिट्टी है उसकी उर्वरता के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जब ह्यूमस किसी मिट्टी में कम हो जाए तो वो सॉइल होती है बहुत कम फर्टाइल होती है, उर्वरकता कम होती है, और उर्वरकता कम होगी तो क्या होगा, पोषक तत्व ही नहीं होंगे उसमें। और पोषक तत्व नहीं, जैसे सोच लो जहाँ पर सूक्ष्म जीव डिकम्पोजिशन ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो वहाँ पर ह्यूमस बनेगा नहीं। अब जब ह्यूमस नहीं होगा तो क्या होगा, अब जब ह्यूमस नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर सॉइल फर्टाइल नहीं होगी। अब सॉइल फर्टाइल नहीं हो, सॉइल उर्वरकता होगी नहीं सॉइल में, तो वहाँ पे आपको क्रॉप्स भी कैसी दिखेगी, फसल दिखेगी नहीं, कुछ फसल होएंगी नहीं वहाँ पे, या फसल की क्वालिटी, बहुत उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ह्यूमस होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम बहुत से सारी चीज़ों को ऊपरी तौर पे यूज़ करते हैं मिट्टी में, जैसे हम खाद डालते हैं, या हम कोई एनिमल का वेस्ट होता है या प्लांट्स या एनिमल हैं उनके वेस्ट को यूज़ करते हैं, जो जानवरों के अपशिष्ट को, गोबर ओवर जैसे डालते हो, जानवरों के अपशिष्ट को यूज़ करते हो, गोबर ओवर डालते हो, ये सब डालते हो ना खेत में, तो ये क्या ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं। ठीक है, उसकी उर्वरकता को क्या करते हैं, उसकी उर्वरकता को बढ़ा देते हैं। हरी खाद डाल देते हो आप, तो ये सारे क्या करते हैं, ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं ये सारी चीज़ें। अब ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी तो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होगे आप। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पर, और नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन देख ली, और डेफिनेशन के साथ साथ अब हम देखेंगे यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट हमारा था। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होगे, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ परिभाषा के तौर पे। जो हमारी सॉइल किसे कहते हैं, सॉइल की बात करें तो वे सॉइल वो होती है जिसमें कार्बनिक पदार्थ और जो चट्टानों के कणों से के मिश्रण से मिलकर बनती है, उसे सॉइल कहते हैं, मृदा कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जैसे पौधे हो गए, हमारे जानवर हो गए, या हमारे जो जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जब ये सड़ गल जाते हैं
ठीक है, जब इनके अवशिष्ट जो बचते हैं, सड़ गल जाते हैं, तो उससे हमारे जो बनते हैं कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। वैसे हम चट्टानों की बात करें तो इनके जब चट्टानों कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से ये चट्टानें टूटने लगती हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऐसे बहुत सारे लेवल आते हैं, और उन लेवल पे फिर बाद में इस प्रोसेस में कईयों साल लगते हैं। अब ये 2, 3, 10, 15 साल की बात नहीं है, इसमें हज़ारों साल लगते हैं सॉइल को बनने में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंड की, यहाँ पे सॉरी कंपोनेंट की। सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे सॉइल निर्माण में उपयोगी तत्व। हेडिंग डाल लेना, उपयोगी तत्व कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट मिलेंगे परसेंटेज वाइज अगर उनकी बात करें, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 5 तत्व देखने को मिलेंगे। 5 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे सॉइल फॉर्मेशन में। तो 5 कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा खनिज पदार्थ, जिसे मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये 40 से 45% आपको देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा। अब खनिज पदार्थ हम बात कर चुके, खनिज कैसे, मिनरल्स कैसे बनते हैं। तो मिनरल्स की बात की जाए, मिनरल्स कैसे बनते हैं, हमने कहा था 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब पृथ्वी में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, जैसे हमने ऑक्सीजन की बात की थी, हमने सिलिकॉन की बात की थी, हमने सल्फ़र, हाइड्रोजन, हमने कार्बन, हमने आयरन की बात की थी, निकिल की बात की थी, तो ये सारे तत्व हैं। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा तत्व क्या मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो क्या खनिज का निर्माण होता है, और इन्हीं खनिज से क्या बनती है, चट्टान बनती है। जब 2 या 2 से ज़्यादा खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, तो रॉक्स बनती हैं। अब ये रॉक्स से क्या होता है, जब रॉक्स ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा इनमें अपघटन होता है, ये टूटती हैं, तो क्या बनता है, तो आपका सॉइल देखने को मिलती है, मिट्टी बनती है। तो खनिज जो पदार्थ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनकी अगर भागीदारी सॉइल फॉर्मेशन में देखी जाए तो वो आपको 40 से 45% देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ। अब हम कार्बनिक और ह्यूमस की बात कर चुके हैं कि कार्बनिक और ह्यूमस क्या है। ये आपके 5 से 10% देखने को मिलेंगे ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ। तो 5 से 10% आपको ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ देखने को मिलेंगे, और जो क्या होते हैं, जो आपको सॉइल फॉर्मेशन में आपके बहुत ही मददगार होते हैं। जैसे हमने बात की थी पेड़ पौधे हो गए या सूक्ष्म जीव हो गए, जब ये सड़ गल जाते हैं, सड़ गल जाने के बाद क्या होता है, ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे, थर्ड नंबर पे यहाँ पे बात करेंगे किसकी, सूक्ष्म जीव की। अब सूक्ष्म जीव आपको कितने परसेंट देखने को मिलेंगे, तो इनका भी आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा समथिंग 8 to 10% समथिंग आपको सूक्ष्म जीव देखने को मिलेंगे। अब सूक्ष्म जीव की बात हम कर चुके हैं, जो होते हैं बैक्टीरिया, इनकी हम बात करें तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, अभी हम बात कर चुके थे। तो इनके कई सारे काम हैं। एक तो ये क्या करते हैं, हमने बात की थी अभी ह्यूमस की, कि ह्यूमस में क्या करते हैं, ये जितने भी मृतक पदार्थ होते हैं, अवशेष होते हैं, पेड़ पौधे जानवरों के या किसी भी जीव जंतु के, जिसके भी, तो उन अवशेषों को क्या करें, डिकम्पोज करने में काम करते हैं। जब डिकम्पोज करते हैं तो ह्यूमस का निर्माण होता है, और ह्यूमस का निर्माण होता है तो क्या, सॉइल फॉर्मेशन में काम आता है वो। ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ है वो आपके बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं चौथे यहाँ पे मृदा जल की। मृदा जल, सॉइल वाटर।
अब वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हर चीज़ में, ह्यूमन लाइफ में ही बहुत इंपॉर्टेंट। तो समथिंग 25% आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वाटर का फॉर्म में का नमी पैदा करता है सॉइल। अब जब चट्टान में नमी पैदा करेगी तो चट्टान ब्रेक होगी, टूटेगी, बहुत सारी प्रोसेस करता है, ठीक है। तो ये भी क्या फर्टिलिटी को बनाए रखता है। अब सॉइल निर्माण में बात करें तो सॉइल निर्माण में क्या चट्टान में रॉक्स को तोड़ने में काम करता है, ठीक है। तो मृदा जल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे एक कंपोनेंट की तरह काम करता है। वहीं वायु, मृदा वायु, सॉइल एयर, ये भी आपकी काम करती है। 20% समथिंग सॉइल वायु देखने को, मृदा वायु देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं सॉइल एयर, ठीक है। तो ये भी अपना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। तो ये 5 तत्व हो गए, आपके कंपोनेंट हो गए, जो मृदा के फॉर्मेशन में, मृदा के निर्माण में उपयोगी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे आप। तो चलिए अब नेक्स्ट है हमारा सॉइल प्रोफाइल। अब हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल की। सॉइल प्रोफाइल जिसे हम कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? सॉइल प्रोफाइल की बात करी जाए तो मिट्टी का ऐसा भाग, मिट्टी का ऐसा भाग जो क्या करता है, उसकी कई सारी लेयर्स को दिखाता है। उसकी कई सारी जो लेयर्स हैं तो उनको दर्शाता है, उसकी कई सारी परतों को, उसकी कई सारी परतों को दर्शाता है। उसको ही क्या कहते हैं? उसको ही सॉइल प्रोफाइल या सॉइल परिच्छेदिका कहते हैं। अब सॉइल बनती कैसे है? सॉइल की बात करें यहाँ पे तो आपको यहाँ पे नहीं, फैन चलाओ तो चला लो, लाइट। अच्छा नहीं इधर, चलो। अब हम यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो सॉइल है, इस लाइट को बंद कर देना। ये है आपका डायग्राम। ये सेम एज इट इज़ ये है, और एक आपका स्तर ये हो गया। तो ये जो नीचे वाला होता है इसे कहते हैं बेस रॉक। बेस रॉक, आधार सेल। दूसरे नंबर पे 3 संस्तर होते हैं इसके। कितने संस्तर होते हैं? 3 संस्तर में पाई जाती है। संस्तर मतलब हॉरिजोन, लेवल, इन्हें हॉरिजोन कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो आपका सी हॉरिजोन होता है जिसे सी संस्तर कहते हैं, सी संस्तर या सी हॉरिजोन कहते हैं। दूसरे नंबर पे होता है आपका बी संस्तर या बी हॉरिजोन।
और पहले नंबर पे सबसे ऊपर होता है उसको कहते हैं ए संस्तर या ए हॉरिजॉन कहा जाता है। अब हम यहां पे बात करें, यहां पे देखो जो रॉक्स होती हैं ये कैसे बनती हैं। हमने कहा कि बहुत सारे जब क्या करते हैं, बहुत सारे जब खनिज मिलके बनते हैं, और जब ये खनिज बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, मिलने के बाद क्या होता है, हमारे रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 संस्तर की बात कर रहे थे सॉइल प्रोफाइल में। तो पहला संस्तर आपका नीचे से अगर जाए तो बेस रॉक था, इसके बाद सी संस्तर जिसे सी हॉरिजॉन बोलते हैं, इसके बाद आता आपका बी संस्तर बी हॉरिजॉन आता है, फिर आपका आता है ए संस्तर ए हॉरिजॉन। अब हम सी संस्तर की बात करें तो ये जब रॉक्स होती हैं, जो बेस रॉक होती हैं, नीचे आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, रॉक्स हैं, जब वो क्या करती हैं, केमिकल रिएक्शंस की वजह से टूटती हैं। जब वो केमिकल रिएक्शन की वजह से टूटती हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब ये सोचो ये बड़ा ब्लॉक है, अब ये ब्रेक हुआ कुछ इस टाइप से बड़े बड़े छोटे छोटे ब्लॉक्स में, फिर ये केमिकल रिएक्शन हुई, ये ब्लॉक फिर और छोटे छोटे ब्लॉक्स में टूट गए। ठीक है, इस टाइप से फिर और केमिकल रिएक्शंस हुई, फिर ये छोटे छोटे ब्लॉक्स और छोटे छोटे ब्लॉक्स में ब्रेक हो गए। तो इस टाइप से जैसे जैसे ए संस्तर तक आती है तब हमारी सॉइल फॉर्मेशन होती है, सॉइल का निर्माण होता है। इसी टाइप से ये बेस रॉक है, ये कौन सी है आपकी बेस रॉक, जिसे हम बोलते हैं आधार सेल। अब ये बेस रॉक केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या करती है, टूटती है, तो आपकी सी संस्तर वाली रॉक्स बनती हैं। तो ये कुछ इससे कुछ छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, इसमें तब्दील हो जाती है। तो ये फर्टाइल नहीं होते, ये कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, ना वाटर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सबसे निचली परत होती है। तो इसे कहते हैं मृदा की सबसे, ये इस वाले डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले को कहते हैं मृदा की सबसे निचली परत, सबसे निचली परत, सबसे लोअर लेयर है ऑफ सॉइल, जिसे सी हॉरिजॉन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो ये हमने अभी बात की, जो बड़े बड़े आपकी रॉक्स होती हैं उनसे टूट कर बनती है। तो छोटे छोटे रॉक्स में आपकी उनसे थोड़ा छोटा साइज होता है, उनमें आपकी टूट जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो कार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी बात की थी, कार्बनिक मैटर जो आप थे, तो कार्बनिक पदार्थों का यहाँ पे क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है, यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं कार्बनिक पदार्थ। लेकिन कुछ मिनरल्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, कुछ मिनरल्स आपको, कुछ खनिज देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपके पेट्रोलियम, कोल वोल, ये सब देखने को आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे कुछ खनिज देखने को मिल जाते हैं। फिर आते हैं जब कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, तो हमने अभी बात की थी कि ये जो रॉक्स होती हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती हैं, तो जिन्हें कहते हैं बी संस्तर, बी हॉरिजॉन कहते हैं। और बी हॉरिजॉन में आपके देखेंगे कि ये जो सॉइल होती है, मेन सॉइल होती है क्रस्ट पे, उससे थोड़ा नीचे नीचे वाला स्तर होता है आपका बी हॉरिजॉन। और बी हॉरिजॉन में देखा जाए तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको कार्बनिक पदार्थ देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रचुर मात्रा में देखने को नहीं मिलते हैं। कार्बनिक पदार्थ देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ए संस्तर में आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं उससे कम ही देखने को आपको यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे। और ये क्या होती है, ये उपजाऊ नहीं होती है, ये फर्टाइल नहीं होती है, उर्वरकता इसमें नहीं होती है, ये उपजाऊ नहीं होती है, उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, रॉक्स है ना, अभी सॉइल थोड़ी बनी है पूरी तरीके से। जब फिर और केमिकल रिएक्शंस होती हैं तब आपकी संस्तर ए में आते हो, और यहाँ पे आपकी क्या पाई जाती है, मृदा। और जिस मृदा में आपके बहुत सारे खनिज देखने को मिलेंगे, मिनरल्स, और आपके बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ देखने को मिलेंगे, कार्बनिक पदार्थ देखने को मिलेंगे। और यहीं पे आपको प्रचुर मात्रा में ह्यूमस देखने को मिलेगा, ह्यूमस। और ह्यूमस जहाँ ज़्यादा होती है वो मृदा बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। और जितनी भी वेजिटेशंस हैं आपको
संस्तर ए में देखने को मिलेंगी। कोई वृक्ष इतने ज़्यादा लंबे होते हैं उनकी जड़ें नीचे तक चली जाती हैं, तो वो आपको संस्तर बी तक कहीं कहीं थोड़ी जड़ें मिल जाती हैं कुछ वृक्षों की। अच्छा, जल होता है यहाँ पे आपको जो जल का लेवल मिलेगा, ठीक है, वर्षा का जो जल एकत्रित होता है वो आपके संस्तर बी में एकत्रित होता है। यहाँ पे क्या होता है, वर्षा का जल एकत्रित होता है। जब पानी बरसता है और अंदर मृदा के अंदर जाता है तो वो संस्तर बी में आपका एकत्रित हो जाता है। तो ये थी सॉइल फॉर्मेशन कि कैसे सॉइल बनती है, इस पे अपने डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए, अब हम देखेंगे मृदा को प्रभावित करने वाले कारण। प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम कारक की बात करें, मृदा को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, तो सबसे पहले आपके आते हैं पैतृक सेल। पैतृक सेल जिन्हें हम पैरेंटल रॉक कहते हैं, पैरेंटल रॉक कहते हैं। तो ये पैतृक सेलें क्या होती है, अभी हमने आधार सेल की बात की, तो आधार सेल से टूट टूट के आपके संस्तर ए की सेल्स बनी, संस्तर बी में बनी, तो ये सब पैतृक सेल हैं। तो पैतृक सेल का मतलब क्या होता है, जब चट्टानें टूट टूट कर कैसी हो जाएं, चट्टानें टूट कर भुरभुरी हो जाती हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम पैतृक सेल कहते हैं। और ये मृदा को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, ठीक है। अब दूसरी यहाँ पे आती है आपकी जलवायु। जिसे बोलते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट का बहुत बड़ा योगदान होता है, मृदा को प्रभावित करता है। जहाँ पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्या है, ये मिट्टी की जो रासायनिक और जो जैविक क्रियाएं होती हैं, इनको क्या करता है, इनको नियंत्रित करता है। जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ रासायनिक और जैविक क्रियाएं ज़्यादा होंगी, और जहाँ तापमान कम होगा वहाँ आपको रासायनिक और जैविक क्रियाएं कम मिलेंगी। देखो, जैसे हमने देखा कि आप ट्रॉपिकल जोन में होंगे तो वहाँ पे आपको जो केमिकल और जो जैविक क्रियाएं हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो वहाँ की जो सूक्ष्म जो आपकी सॉइल है वो आपको एक उर्वरकता अलग से ही आपको देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान होता है हमारे सॉइल फॉर्मेशन में। तो ये भी क्या करता है, एक कारक है, और जो किसको प्रभावित करता है, हमारे सॉइल निर्माण को प्रभावित करता है। अब हम यहाँ दूसरी देखते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा वनस्पति। वनस्पति जिसे कहते हैं वेजिटेशन। अब वेजिटेशन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। सबसे पहले तो हमने सॉइल निर्माण को प्रभावित करने वाली बात बता दी कि वेजिटेशन क्या करते हैं, जब पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ पौधों के क्या है, पत्तियां या लकड़ी या सब टूट के गिर जाते हैं और काफ़ी समय तक पड़े रहते हैं, तो वो सड़ गल जाते हैं। जब वो सड़ गल जाते हैं तो वो कार्बनिक पदार्थों में तब्दील हो जाते हैं, और यही कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं, यही कार्बनिक पदार्थ आपके क्या कहलाते हैं, सॉइल निर्माण में काम आते हैं, सॉइल निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वनस्पति क्या करती हैं, ठीक है, और इनसे ही क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। और ह्यूमस आपके क्या करता है, जहाँ अब देखो कार्बनिक पदार्थ मतलब हमने यहाँ पे एक तो कार्बनिक पदार्थ के कॉन्टेक्स्ट में देख लिया वनस्पति को। अब दूसरा हम ह्यूमस के कॉन्टेक्स्ट में अगर देख लें तो ह्यूमस क्या करता है, सड़ गल जाते हैं तो ह्यूमस का निर्माण होता है। अब जहाँ ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा, जहाँ ह्यूमस की मात्रा कैसी ज़्यादा, वहाँ क्या होगा, जो मृदा कैसी होगी, उर्वरक होगी, उर्वरकता ज़्यादा होगी, तो मृदा की उर्वरकता क्या बढ़ेगी, मृदा की उर्वरकता, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मृदा की
उर्वरकता क्या करेगी, बढ़ेगी। तो वेजिटेशन ज़्यादा होगी तभी तो ह्यूमस ज़्यादा होगी, ह्यूमस ज़्यादा होगी मृदा की उर्वरकता बढ़ेगी, उर्वरकता मतलब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ेगी। अब फर्टिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रॉप्स ज़्यादा होगी, वहाँ पे अच्छी क्रॉप्स होगी, अच्छे प्रोडक्शन, मतलब जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, उसकी उत्पादकता ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करती है, वनस्पति बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है सॉइल को, एक कारक के रूप में काम करती है यहाँ पे। वहीं हमने बात की थी भूमिगत जल की। अब भूमिगत जल कहाँ, संस्तर बी में पाया जाता है, भूमिगत जल एकत्रित वहीं पे होता है, जो ग्राउंड वाटर है जिसे कहते हैं। अब ग्राउंड वाटर क्या करता है, अब भाई जहाँ पे सूखा पड़ रहा होगा वहाँ पे मिट्टी क्या होगी, ह्यूमस की मात्रा ही कम होगी, सारी चीज़ें, एक तो वेजिटेशन नहीं होगी वहाँ पे। अब वेजिटेशन नहीं होगी तो ह्यूमस नहीं होगा, ह्यूमस नहीं होगा तो मिट्टी फर्टिलिटी नहीं होगी। सबसे बड़ा रीजन तो यही वाटर का, मिट्टी सूख जाएगी वहाँ पे। अब मिट्टी सूख जाएगी तो वनस्पति नहीं होगी वहाँ पे, मिट्टी टाइट हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी, और जो मिट्टी यहाँ पे सॉलिड होने लगेगी, सॉलिड होने लगेगी तो बहुत टाइट हो जाएगी, एक सेल टाइप की बनने लगेगी, उर्वरकता नहीं रहेगी उसमें। तो ये भी क्या करता है, ये भी प्रभावित करता है मृदा को, मृदा के निर्माण को या मृदा को प्रभावित करता है। वहीं एक पांचवा पॉइंट है सूक्ष्म जीव, माइक्रो। सूक्ष्म जीव की बात हम कई बार अभी कर चुके हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो मृतक पदार्थ होते हैं ह्यूमस निर्माण में काम करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं, ह्यूमस को बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब ह्यूमस ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, अब सूक्ष्म जीव ज़्यादा होंगे तो ह्यूमस ज़्यादा बनेगा, ह्यूमस ज़्यादा होगा तो मृदा की उर्वरकता ज़्यादा बढ़ेगी। या सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मृदा में सूक्ष्म जीव का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब सूक्ष्म, इसीलिए आप जो आजकल केमिकल वाली खाद डालते हो, यूरिया ये सब डालते हो, ये क्या करते हैं, इससे आपको इंस्टेंट तो मिल जाता है, लेकिन इससे क्या होती है, मृदा की आगे की जैसे जैसे आगे चलते चले जाते हैं, कुछ सालों बाद मृदा की फर्टिलिटी कम हो जाती है, उर्वरकता कम हो जाती है। खाद ये जो आर्टिफिशियल खाद हम डाल रहे हैं, जो भी आ रही है केमिकल युक्त, तो इससे क्या होता है, वनस्पति पे एक तो बहुत ज़्यादा, जो क्रॉप्स होती है उसकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी जो उत्पादकता है, उसकी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और वो केमिकल क्या कहते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। इसीलिए जो जैविक खेती पे बहुत जोर दिया जा रहा, भारत सरकार सबके द्वारा बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीव क्या, और देखो इसीलिए एक किसानों का मित्र कहते हैं अर्थवॉर्म, जिसे केचुआ बोलते हैं। केचुआ क्या करता है, केचुआ, ये केचुआ मिट्टी को भुरभुरा करता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, इसीलिए इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। ये जहाँ खेतों में अच्छे खासे होते हैं तो उस खेत की फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स होती है, क्रॉप्स की जो भी प्रोडक्शन होती है, उत्पादकता होती है, बहुत अच्छे लेवल पे होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की फसल देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हैं आपके प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो कुछ हम यहाँ पे अब कुछ प्रोसेस हैं उनकी बात करें, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, 4-5 ऑप्शन में रख दिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए इनमें से मिट्टी को कौन कौन प्रभावित करता है। तो हमने डिटेल में इनको समझा दिया आपको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ प्रोसेस। अब एक तो आपकी आती है निच्छालन। क्या आती है, निच्छालन। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लीचिंग। निच्छालन क्या होता है, अगर निच्छालन की बात की जाए, देखो जहां पे आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी, मूसलाधार वर्षा, हैवी रेनफॉल,
मूसलाधार वर्षा। जहां पे बहुत ज़्यादा मूसलाधार वर्षा होती है या पानी भर जाता है, स्टोर हो जाता है सड़क, तो वहां पर क्या होता है, निच्छालन प्रोसेस देखने को मिलती है आपको। अब क्या होता है, ये मूसलाधार वर्षा क्या करती है, जब ये मूसलाधार वर्षा होती है तो इस वर्षा के साथ साथ, जैसे हमने कहा ये सॉइल है, अभी हमने दो संस्तर की बात की थी, ऊपर वाले अगर हम दो संस्तर देखें, ये तो ए संस्तर था और ये नीचे वाला बी संस्तर था, ये बी हॉरिजॉन था, ये ए हॉरिजॉन था। अब जब मूसलाधार बरसा, अब जितने भी आपके खनिज हैं, मिनरल्स हैं और क्या बोलते हैं पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट हैं, जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं, जैसे ये संस्तर ए है, ये संस्तर बी है, ठीक है, 3 लेयर थी, एक सी है, पैतृक है। संस्तर ए में आपके क्या होते हैं, जितने भी आपके मिनरल होते हैं, मिनरल्स, खनिज जिन्हें बोलते हैं, और क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन जो भी होते हैं, पोषक तत्व, ये सब आपके संस्तर ए में पाए जाते हैं। और जब मूसलाधार वर्षा होती है तो पानी के साथ साथ, क्योंकि अभी हमने बात की थी जो बारिश का पानी होता है आपका कहाँ एकत्रित होता है, संस्तर बी हॉरिजॉन में एकत्रित हो जाता है। अब ये मूसलाधार वर्षा होती है तो ये जो आपके मिनरल्स और जो न्यूट्रिशन है, जो आपके पोषक तत्व हैं, ये भी क्या करते हैं, बारिश के साथ रिस रिस कर क्या करते हैं, संस्तर बी में पहुंच जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, जिससे ऊपर वाली संस्तर में ना कोई खनिज बचता है, ना ज़्यादा आपको न्यूट्रिशंस जो होते हैं, पोषक तत्व होते हैं मृदा में, वो देखने को मिलते हैं, जिससे ये मृदा कैसी हो जाती है, अनफर्टाइल हो जाती है, मतलब उपजाऊ नहीं रहती है, अनुपजाऊ हो जाती है, उपजाऊ अउपजाऊ हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती है। तो यहाँ पे आपको कोई क्रॉप्स देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पे पेय पदार्थों के क्रॉप जैसे कॉफ़ी की खेती, ये सब देखने को मिलती हैं, टी की खेती देखने को मिलती है। तो निच्छालन क्या होती है, निच्छालन की अगर डेफिनेशन लिखी जाए कि जब मूसलाधार वर्षा और जिन क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि उस मृदा में मिट्टी में पाई जाने वाले खनिज पदार्थ और पोषक तत्व भी पानी की बूंदों के साथ रिस रिस कर नीचे चले जाते हैं, जिससे वह मिट्टी कैसी हो जाती, अनुपजाऊ हो जाती है। और इसी प्रक्रिया या प्रोसेस को निच्छालन या लीचिंग कहते हैं। तो अपने इंडिया में ये कहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे ये वाला जो मैप है आपका इंडिया में, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट पूरा आपका यहाँ पे एक सॉइल देखने को मिलती है, आगे हम पढ़ेंगे, जिसे हम लैटेराइट सॉइल कहते हैं, लैटेराइट सॉइल। तो लैटेराइट सॉइल ये भारत में पाई जाती है, लैटेराइट सॉइल जो वेस्टर्न घाट में और भी पॉइंट पे पाई जाती है, अभी हम देखेंगे। और अगर आपको डिटेल में और अच्छे से देखना है इसको मैप वाइज, तो आप जो हमारा एक इंडियन मैपिंग का सीरीज़ है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे हमने सॉइल का मैपिंग की है अच्छे से, तो वहाँ पे आप अगर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे वीडियो के, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा लैटेराइट सॉइल के, इन सब के सारी सॉइल्स के बारे में डिटेल में हमने बात की है। यहाँ पे भी हम डिटेल में बात करेंगे सॉइल्स के बारे में, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट में आपकी लैटेराइट सॉइल पाई जाती है, वहाँ देखो वेस्टर्न घाट क्या है, वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है इंडिया में, ठीक है। अरेबियन जो साउथ वेस्ट मानसून है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ पे अरेबियन शाखा से आपको बारिश देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे निच्छालन की प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है, इसीलिए यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए क्रॉप्स नहीं देखने को मिलती हैं। कॉफ़ी की खेती, ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे निच्छालन की प्रक्रिया को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं केशिका क्रिया। अगली है हमारी केशिका क्रिया। केशिका क्रिया, अब केशिका क्रिया क्या होती है, ये आपको देखने को मिलेगी शुष्क क्षेत्रों में, जो ड्राई क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, शुष्क क्षेत्र, जो सूखे एरिया हैं, ड्राई,
यहाँ पे देखने को मिलेगी। केशिका की क्रिया होती क्या, पहले तो ये समझ लो। देखो ये समझ लो बहुत ही बड़ा एक, जो आपके बाल होते हैं, बाल है, एक सिंगल हेयर ले लो आपका, तो बाल में क्या होता है, जब कोई क्या होता है, कोई लिक्विड या कुछ भी, जैसे इतना पाइप समझ लो, इतना बड़ा पाइप है ये, ठीक है, और इसमें ऊपर की ओर जब लिक्विड फ्लो होने लगता है, ठीक है, तो इसको ही जब ऊपर फ्लो होता है, इसी को, इस प्रोसेस को ही केशिका कहते हैं, सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो, ठीक है। तो केशिका क्रिया में ये शुष्क क्षेत्रों में मिलती है। जब शुष्क क्षेत्रों में पानी है, जो वाटर है, क्या होता है, पानी की कमी होती है, तो पानी ऊपर उठने का प्रयास करता है जब इन छोटी छोटी नलियों के थ्रू, तो इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही केशिका की क्रिया कहते हैं। ये आपको ड्राई क्षेत्र में मिलेगा, जैसे आपका विदर्भ क्षेत्र है भारत में, जो आपका विदर्भ क्षेत्र पाया जाता है, तो वहाँ पे आपको केशिका क्रिया बहुत देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होगे। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट हमारा यहाँ पे, फिर हम बाकी जो सॉइल की मैपिंग है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो लास्ट एक हमारा टॉपिक जो केमिकल बेस पे है, और केमिकल बेस पे हमने सॉइल का डिवीज़न किया है। तो रासायनिक आधार पर जो हमारी सॉइल है दो टाइप की है, एक तो आपकी आ जाती है अम्लीय, जिसे एसिडिक बोलते हैं, और एक आपकी आ जाती है क्षारीय, जिसे हम बेसिक बोलते हैं। दो टाइप की आपकी मृदा देखने को मिलेगी। ये है आपकी बेसिक, ये है आपकी एसिडिक। अब ये पीएच वैल्यू के आधार पे है, ठीक है। तो देखो, जब सॉइल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होती है, जब सॉइल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, तब वो कैसी हो जाती है, सॉइल एसिडिक हो जाती है। और जब उसमें पोटेशियम या सोडियम आयन की मात्रा ज़्यादा हो, तब वो आपको बेसिक देखने को मिलेगी, बेसिक। अब इन चीज़ों को दूर कैसे करते हैं, देखो पीएच वैल्यू के आधार पे होता है, पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। पीएच वैल्यू के आधार पर एसिडिक और बेसिक होता है, ठीक है। तो जैसे पीएच वैल्यू क्या है, 7 है, ये आप एक स्केल ले लो, ये है 7, इधर जाएंगे तो बेस हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, और 7 यहाँ पे 7 पे क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, न्यूट्रल है, उदासीन है। इसके बाद 7 से नीचे आएंगे तो आपकी एसिडिक हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अम्लीय हो जाएगा 7 से नीचे। जब पीएच वैल्यू, किसी भी सॉइल का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, क्या है, 7 से कम हो, 7 से कम हो, तो वो कैसी होती है सॉइल, वो आपकी अम्लीय मृदा होती है, एसिडिक सॉइल होती है। और जब पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो, तो वो कैसी होती है, क्षारीय मृदा होती है, ठीक है। अब इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्या करेंगे, देखो, ठीक है, ये चीज़ समझ गए होगे आप। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, जब कोई सॉइल आपकी एसिडिक हो जाती है, तो उसको, उसके एसिडिफिकेशन, मतलब एसिडिक अम्लता को कम करने के लिए क्या करेंगे, उसकी अम्लता को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम लाइम का यूज़ करते हैं, चूने का यूज़ करते हैं उसमें। और जब उसकी क्षारीय, ये कब यूज़ करते हैं, जब उसकी अम्लता को कम करने के लिए। और जब बेसिक और क्षारीय हो तो हम उस पर जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम क्या करता है, ये क्षारीयता को कम करता है, क्षारीयता को कम करता है जिप्सम। अब भारत में अगर हम बात करें पौधों की वृद्धि का पीएच मान कितना होना चाहिए, अगर हमें किसी भी प्लांट है, कोई भी प्लांट है, पौधे हैं, तो पौधों की प्लांट ग्रो कर सके, वृद्धि अच्छी कर सके, तो उसके लिए जो पीएच वैल्यू होनी चाहिए सॉइल की, वो कितनी होनी चाहिए, तो पीएच वैल्यू की जो होनी चाहिए वो
6 से लेके आपकी 7.5 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपके सॉइल की पीएच वैल्यू 6 से लेके 7.5 है तो आपका जो प्लांट ग्रोथ है वहाँ पे अच्छी आपको देखने को मिलेगी। भाई भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर बेसिक क्षेत्र देखा जाए इस सॉइल के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है भारत में, तो वो आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको एरिया देखने को मिलेगी जो बेसिक मतलब क्षारीय मृदा जहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं हम यहाँ पे बात करें जो अम्लीय मृदा होती है, जो एसिडिक ये होती है, ये टी गार्डन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, चाय बागान के लिए महत्वपूर्ण होती है। चाय बागान के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, कभी कभार आपसे पूछ दे कि जो अगर कोई सॉइल अम्लीय सॉइल है तो उसकी अम्लता को कम करने के लिए हम सॉइल में किस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो हम उसमें लाइम का यूज़ करते हैं, चूने का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोई सॉइल अगर क्षारीय है तो उसमें हम जिप्सम का यूज़ करते हैं। और पौधों की वृद्धि के लिए पीएच वैल्यू, तो वन लाइनर क्वेश्चन समथिंग पूछ दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 6 से 7.5 के बीच में आपका पीएच वैल्यू होनी चाहिए पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है भारत की मिट्टियाँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और अच्छे से देखेंगे। और अगर आप यहाँ पे उस पर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं इस पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपकी जो इंटरनेशनल लेवल पर सॉइल्स का क्या नाम है, और भारत में वो सॉइल्स हैं 8 प्रकार की जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या क्या उनकी विशेषताएँ हैं, क्या क्या उन पर क्वेश्चंस बनते हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।